नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार यूट्यूब पर दमन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का 5th चैप्टर, जिसका नाम है व्यक्तित्व का विकास एवं समायोजन। चैप्टर 5 है, जिसका नाम है व्यक्तित्व का विकास एवं समायोजन, जिसमें हम व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, व्यक्तित्व के विकास के बारे में जानेंगे कि व्यक्तित्व कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तित्व। अक्सर हम व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप, रंग और शारीरिक गठन से लगाते हैं कि व्यक्ति का रूप कैसा है, रंग कैसा है और उसका शारीरिक गठन कैसा है। लेकिन दैनिक जीवन में ऐसा नहीं है। अच्छा व्यक्तित्व वह होता है जिसकी शारीरिक रचना सुंदर हो, स्वस्थ और मृदुभाषी हो तथा उसका स्वभाव अच्छा हो, बोलने में किस तरीके से वो कैसे व्यवहार कर रहा है और उसका जो चरित्र है वो भी अच्छा होना चाहिए और दूसरों को अपनी बातों से आकर्षित करने वाला हो, उसे कहते हैं अच्छा व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि व्यक्तित्व का उत्पत्ति कैसे हुई है। व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम पर्सनालिटी कहते हैं। व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा यानी जो नाटककार लोग होते हैं वो मुखौटा पहनकर तरह तरह के अपने रूप बदलते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। यानी जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के व्यवहार के जो तरीके हैं, यानी कि उसका जो तरीका है, किस प्रकार का तरीका है, किस लोगों से किस प्रकार से बोल रहा है, उनसे कैसे व्यवहार कर रहा है वो। अगला है रुचियां। उसकी रुचियां किन किन कामों में, किस काम में वो ज्यादा रुचि लेता है, ये। आगे है दृष्टिकोण। उसका देखने का तरीका, वह हर चीज को किस तरीके से या किस नजर से देखता है। नेक्स्ट है क्षमताओं। क्षमताओं में हर किसी की अपनी अपनी अलग क्षमता होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। अगला है योग्यता। योग्यताएं भी हर किसी की अलग अलग होती हैं। तो ये थी व्यक्तित्व की परिभाषा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। पहला है शरीर रचना दृष्टिकोण, दूसरा है समाजशास्त्री दृष्टिकोण, तीसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जिसमें से पहले जानते हैं शरीर रचना दृष्टिकोण। शरीर रचना दृष्टिकोण में क्रेसमर ने इनको 4 भागों में बांटा है। जो क्रेसमर थे उन्होंने शरीर रचना दृष्टिकोण को 4 भागों में बांटा है। पहला है लंबकाय, दूसरा सुडोलकाय, तीसरा गोलकाय और चौथा है असाधारण। लंबकाय वह होता है जो व्यक्ति लंबे, दुबले, पतले होते हैं, उन्हें लंबकाय कहते हैं। वो अपनी आलोचना सुनने में पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों की आलोचना सुनने में पसंद करते हैं, उन्हें कहते हैं लंबकाय। दूसरा है सुडोलकाय। ये वे व्यक्ति होते हैं जो हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होते हैं और खाने के शौकीन होते हैं, इन्हें कहते हैं सुडोलकाय। तीसरा है गोलकाय। गोलकाय जो व्यक्ति छोटे होते हैं और मोटे होते हैं और जो गोल होते हैं, उन्हें कहते हैं गोलकाय। और लास्ट है असाधारण। असाधारण व्यक्ति वे होते हैं जिनमें तीनों रूप पाए जाते हैं, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। वो व्यक्ति असाधारण होते हैं। अगला है समाजशास्त्री दृष्टिकोण। समाजशास्त्री दृष्टिकोण में स्प्रेंजर ने इसको 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व। ये वे व्यक्ति होते हैं जो अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, उससे हमने बोला कि बेटा चोरी करना बुरी बात है, तो वो अपने इस सिद्धांतों पर अटूट रहता है। वो जानता है कि चोरी करना बुरी बात है, तो इसलिए वो आगे कभी भी चोरी नहीं करता है, वो अपने सिद्धांतों पर अटूट रहता है। अगला है आर्थिक व्यक्तित्व। ये वे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में सब कामों को आर्थिक रूप से मूल्यांकन करते हैं। यानी अपने जीवन में जितने भी काम होते हैं, कोई भी वस्तु होती है, उनमें आर्थिक रूप से उनका मूल्यांकन करते हैं। अगला है सामाजिक व्यक्तित्व। ये व्यक्ति प्रेम के पुजारी होते हैं और सामाजिक जो समाज में नियम और उनके जो मानदंड होते हैं उनको ध्यान में रख करके चलते हैं। अगला है राजनीतिक व्यक्तित्व। ये वे व्यक्ति होते हैं जो सत्ता प्रभुत्व में विश्वास रखते हैं। यानी जो सत्ता होती है और प्रभुत्व होता है उनमें विश्वास रखने वाले होते हैं, जैसे कि अपने नेता लोग। नेक्स्ट है धार्मिक व्यक्तित्व। इस प्रकार का व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है, ईश्वर की पूजा करता है, उन्हें मानता है और अपने जीवन में जो भी धार्मिक धर्म होते हैं उनको मानकर चलता है। नेक्स्ट है कलात्मक व्यक्तित्व। इस प्रकार का व्यक्ति
अपने जीवन में हर वस्तुओं को एक कला के रूप में देखता है। जितनी भी वस्तु होती है उन्हें एक कला के रूप में देखता है, जैसे कि इसमें कलाकार होते हैं वो लोग आते हैं। नेक्स्ट अगला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को यंग ने 3 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? यंग ने 3 भागों में। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इस प्रकार का व्यक्ति अपने में ही खोया हुआ रहता है, अपने आप पर निर्भर रहता है, उसे दूसरों से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इस प्रकार का व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है, यानी कि बाहर समाज में रुचि लेने वाला होता है, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने वाला होता है। लास्ट है उभयमुखी। उभयमुखी व्यक्ति वह होता है जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इन दोनों का गुण उभयमुखी व्यक्तित्व में पाया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे व्यक्तित्व की विशेषताएं, कि व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि अभी हमने व्यक्तित्व के बारे में जाना कि अच्छा व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक रचना सुंदर होनी चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। लेकिन इन सब में एक मेन पॉइंट व्यवहार भी है। अगर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा माना जाएगा। भले ही उसका शारीरिक रचना, उसका शारीरिक जो शरीर है वो कैसा भी हो, दुबला पतला लंबा, लेकिन उसका व्यवहार अगर अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा माना जाएगा। इसीलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक वाक्य कहा गया है कि व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का दर्पण है। जो व्यक्तित्व है वो संपूर्ण व्यवहार का दर्पण है। तो इसीलिए अगर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है। नेक्स्ट हम जानते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं, जिसमें पहला है आत्मचेतना। मनुष्य के अंदर आत्मचेतना होती है। जो मनुष्य होता है उसके अंदर आत्मचेतना होती है। इसीलिए मनुष्य को सभी जीवधारियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मचेतना यानी खुद में सोचने समझने की शक्ति होती है। अगला है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अच्छे व्यक्तित्व के लिए व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो मनोशारीरिक होता है। नेक्स्ट है सामाजिकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर मनुष्य समाज से पृथक हो जाएगा तो उसके व्यक्तित्व की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। उसके व्यवहार से हम पता लगा सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। नेक्स्ट है समायोजनशीलता। मनुष्य के सामने कैसी भी परिस्थिति या कोई भी स्थिति आ जाए तो वह अपने आप को समाज में समायोजित कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर समायोजनशीलता की शक्ति होती है। नेक्स्ट है दृढ़ इच्छा शक्ति। मनुष्य के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य किसी भी काम को करने के लिए उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति से ही मनुष्य कठिनाइयों का संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसीलिए मनुष्य के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है उद्देश्य पूर्णता। मनुष्य जो भी कोई कार्य कर रहा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, यानी जिस उद्देश्य से वह कार्य कर रहा है उसका कोई ना कोई परिणाम निकले। तो ये थे व्यक्तित्व की विशेषताएं। अगला हम जानते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, जिसमें 2 कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, और दूसरा है वातावरण, जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम यानी उसके वंश से मिलने वाले जो गुण हैं, यानी कि शारीरिक गुण, मानसिक गुण, रूप रंग आकार, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सब वंशानुक्रम से हमें प्राप्त होते हैं। जिसके अंदर पहला है शारीरिक रचना। शारीरिक रचना यानी उसकी जो शारीरिक रचना है वो कैसी है, आकार कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है। शारीरिक सुंदरता, आकर्षण और उत्तम स्वास्थ्य व्यक्तित्व के जो रूप होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगर किसी बच्चे की फैमिली में माता या पिता को कोई शारीरिक दोष है तो उस बच्चे को भी शारीरिक दोष हो सकता है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां। मनुष्य के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे गल ग्रंथि, पोष ग्रंथि, यौन ग्रंथि। इन ग्रंथियों से रस निकलता है जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। अगर इन हार्मोन्स की कमी या ज्यादा होती है तो मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं।
यानी कि इन हार्मोन्स की अगर अधिकता भी होती है या कम भी होते हैं तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावित हो जाता है। अगला है स्नायु मंडल, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिस व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जितना अच्छा अधिक होगा उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम अच्छा होने से व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं, जो सोचने समझने की क्रियाएं, बोलने की क्रियाएं, वो स्वचालित होती रहती हैं। अगला है बुद्धि। व्यक्तित्व के विकास में बुद्धि का विशेष महत्व है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, अपने व्यवहार से उनको आकर्षित कर सकता है, किससे किस तरीके से बोलना है, किस प्रकार से उन्हें प्रभावित करना है। क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले बच्चे सामान्य और मंद बुद्धि वालों से भिन्न होते हैं, इसीलिए बुद्धि का व्यक्तित्व में विशेष ही महत्व है। नेक्स्ट अगला है वातावरण। वातावरण अलग अलग प्रकार का होता है, भौतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, जिसमें से पहला है भौतिक वातावरण। किसी भी स्थान की प्रकृति और जलवायु वहां के रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है, क्योंकि कुछ जगह पर जलवायु ठंडी होती है और कुछ जगह पर गर्म होती है। जिस जगह की जलवायु ठंडी होती है वहां के लोग स्वस्थ, सुंदर, परिश्रमी और बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वहां की जलवायु ठंडी है। और जिस जगह की जलवायु गर्म होती है वहां के लोग काले, अस्वस्थ, आलसी और अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान होते हैं, यानी जो ठंडे जलवायु में बुद्धिमान थे उनकी अपेक्षाकृत गर्म जलवायु में कम बुद्धिमान वाले होते हैं। अगला है सामाजिक वातावरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में रहता है और समाज के द्वारा ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अच्छे समाज में व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, और अगर समाज गंदा है तो उसका व्यक्तित्व भी उस पर गंदा प्रभाव पड़ेगा। अगला है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का तात्पर्य हम व्यक्ति के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन आदि से लगाते हैं। जिस व्यक्ति का सांस्कृतिक वातावरण अच्छा होगा उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। तो ये था चैप्टर 5, जिसमें हमने व्यक्तित्व के बारे में जाना, व्यक्तित्व की विशेषता जानी और उसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जाना।